हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और दोस्तों आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमारे टॉप 100 क्वेश्चन है दोस्तों आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, जो अभी तक पूछे गए क्वेश्चन यानी कि एसएससी में जो पूछे गए सीजीएल सीएचएल में पूछे गए जो क्वेश्चन है दोस्तों 2022 और 2023 के दोनों को क्वेश्चन रखा गया है। जो जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं पूछे गए क्वेश्चनों को हम लेके आए और उनसे रिलेटेड कुछ नीचे डिटेल पे यानी जानकारी दी गई है, तो जिससे दोबारा अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो दोस्तों आपको क्वेश्चन वहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों को, यानी कि अपने क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें से टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर देखते हैं दोस्तों 50 क्वेश्चन तक यानी मिनिमम टाइम रहता तो हम 100 क्वेश्चन कराते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हाफ हाफ करके वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न पूछा गया कि वह कौन मौर्य शासक था जिसने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो आपको बताना, ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपको आंसर पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है अगर तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले इसमें से थोड़ी सी डिटेल दी गई है। डिटेल ये है कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म से दीक्षा किया था, यानी दीक्षा जो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को दिया था। अपने जीवन के अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्थित, एक बात याद रखिए, कर्नाटक में स्थित श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उपवास द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है इसमें से कि इनमें से किस शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन। आप अगर पेपर देते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में मिला भी होगा। तो इसमें से आपके सामने प्रश्न है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, समुद्रगुप्त है, हर्षवर्धन है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों हमारा, यानी कि समुद्रगुप्त। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ने से थोड़ी सी डिटेल दी गई। इसमें से क्या दिया गया है इसको पढ़ लीजिएगा। समुद्रगुप्त ने लगभग 240 वर्ष यानी 335 से 375 तक शासन किया था और इस दौरान समुद्रगुप्त को किसी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा दोस्तों। इस यानी कि अभी तक की कोई हार नहीं मानी इसने, इसलिए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यदि जो भारत का नेपोलियन नए नाम को जो जनरेशन हुआ दोस्तों वो यानी कि प्रेजेंट में हुआ था, यानी कि दोस्तों ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस वजह से दोस्तों जो नेपोलियन का नाम दिया था वो दोस्तों विंसेंट स्मिथ ने दिया था। ये बात आप याद रखिएगा, ये इतिहास में अभी दिया गया है नाम। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि इनमें से किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रीगुप्त, यानी श्रीगुप्त ने दोस्तों यानी चंद्रगुप्त यानी कि दोस्तों गुप्त साम्राज्य की यानी गुप्ता डायनेस्टी की दोस्तों स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यानी कि जो इसकी नींव रखी गई थी, कब रखी गई थी दोस्तों, ये यानी 275 ईस्वी में रखी गई थी इसकी गुप्ता डायनेस्टी की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत का नाम यानी भारतवर्ष मिलता है, यानी कि भारतवर्ष किस अभिलेख में रखा गया है। आपके सामने यानी भाब्रू अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, इलाहाबाद का अभिलेख, मोगा का ताम्र अभिलेख। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों इसमें से थोड़ी डिटेल दी गई, इसको देखते हैं क्या है इसमें से। इस डिटेल में दिया गया है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख यानी भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और 2200 साल पुराना अभिलेख है। इसमें से भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शिलालेख को कलिंग के महाराजा खारवेल ने स्थापित किया था। याद रखें कलिंग के जो महाराजा थे खारवेल ने स्थापित किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 नंबर आता है। 5 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 4 आर्य सत्य निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, यानी कि सम धर्म से, जैन से संबंधित, बौद्ध से संबंधित, सिख से संबंधित, हिंदू से संबंधित है। तो दोस्तों जो 4 सत्य हैं, जो 4 सत्य बातें कही गई हैं दोस्तों वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एक मिनट दोस्तों, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, वो 4 यानी कि बातें क्या हैं दोस्तों, वो 4 सत्य क्या हैं। वो 4 सत्य हैं दोस्तों, एक दोस्तों दुख अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा दुखमय यानी कि दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है दुख निरोधक अर्थात दुखों का अंत संभव है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है दुख निरोध यानी कि दुख निरोध यानी कि मार्ग, तो दुखों के अंत का एक मार्ग है।
चलिए ये चार दुख थे इम्पॉर्टेंट, ये सारी दुखों से रिलेटेड सारे जो 4 सत्य कहे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों, यानी कि अशोक के शिलालेखों में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? 12वें शिलालेख में, 10वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, या नीचे दिया गया है ऑप्शन 4 दोस्तों, जो हमारा डी है, यानी कि 9वें शिलालेख में। तो दोस्तों आप सबको पता है इसमें से जो इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, वो किस में किया गया है दोस्तों? वो 12वें शिलालेख में किया गया। अशोक के शिलालेखों को सभी धर्मों में सहिष्णुता का जो वर्णन किया गया वो 12वें शिलालेख में किया गया है। इससे कुछ डिटेल दी गई, उसको देखते हैं, थोड़ा हाईलाइट है। इसमें से दिया गया, अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में लिखा है कि कलिंग विजय के बाद देवानाम्प्री धम्मा के अनुकरण यानी धम्म के प्रेम और धम्म उपदेशों के प्रति उत्साहित हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, 7 नंबर प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस स्थल पर विशाल भंडारण प्राप्त हुआ है? जी हाँ दोस्तों, किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सुरकोदट, एक मिनट दोस्तों, यानी कि सुरकोदट, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों ये जो विशाल भंडार प्राप्त हुआ है दोस्तों, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के संबंध किस स्थल से विशाल भंडारण प्राप्त हुआ, तो दोस्तों जो भंडारण मिला है किसी भी चीज़ का हो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में इसमें से कुछ डिटेल दी गई, इसको हाईलाइट देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई 1922 में दोस्तों राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह पंजाब के पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हड्डियाँ और कंकाल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई थी, इस वजह से इसे दोस्तों मृतकों का टीला बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न में ये इसमें से पूछा गया यानी कि दिया गया है जो 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यानी कि दौलत खान लोधी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट है, यानी कि दोस्तों जब ये हुआ था, यानी इसमें से एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट दिया गया है, यानी कि फैक्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा, आता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसमें से दिया गया है बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों शाहजहाँ के काल में को किस काल के लिए स्वर्ण काल माना जाता है? इम्पोर्टेंट है, आपके सामने ऑप्शन है कविता, चित्रकला यानी कि लेखन कला, या स्थापत्य कला। तो शाहजहाँ के जो दोस्तों स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों वो किस कला को माना जाता है? तो वो स्थापत्य कला को, यानी कि दोस्तों शाहजहाँ ने यानी कि जो स्थापत्य कला में इन धरोहरें बहुत सारी बनाई, ताजमहल बनवाया और भी दोस्तों स्थल बनवाए, कुछ नगर भी क्या कर स्थापित करवाए, इनसे रिलेटेड। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी 10 नंबर, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पदशाहनामा में किस राजा के राज्य के बारे में लिखा गया ये बताया गया है? यानी शाहजहाँ, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा शाहजहाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 11 नंबर आता है। 11 नंबर पूछा गया है, इसमें से बताया गया है तैमुरलंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय कौन शासक था? ये पूछा गया है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी था, तुगलक महमूद शाह था, खिज्र खां था, या इल्तुतमिश था। तो दोस्तों जब तैमुरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दोस्तों जो शासक था वो तुगलक मोहम्मद शाह था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? तुगलक मोहम्मद शाह था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी कि दोस्तों कब अब तैमुरलंग ने कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों यानी कि 1398 में इसने आक्रमण किया था। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य है जिसने पूरे संतलत काल में अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा? असम था, उड़ीसा था, बंगाल था, गुजरात था। तो दोस्तों संतलत काल में जो दोस्तों अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा था वो दोस्तों उड़ीसा था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कबीर दास निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य थे? ऑप्शन है आपके सामने जयदेव, रविदास, रामानंद, सुखानंद यानी सुखानंद। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा ऑप्शन 2 दोस्तों, या ऑप्शन सी यानी कि रामानंद।
फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, यानी 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न आता है कि इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस शासन काल के दौरान भारत आए। यही क्वेश्चन पूछा जाता है इब्न बतूता से रिलेटेड, या दोस्तों किस शासन या किस राजा का नाम पूछ लेगा, इससे और बाहर क्वेश्चन है तो इसको एक ही बार आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसमें से ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें से कौन है, इब्न बतूता कब आया था ये आपसे बताना, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक काल में, बलबन काल में, या इल्तुतमिश के काल में। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जो इब्न बतूता आया था वो यानी MBT के काल में आया था, इसको ऐसे याद रखिएगा। इसके कुछ पॉइंट है, यानी क्या है, इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, वह 1333 में भारत आया था, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम दोस्तों रिहला था। फिर इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस गुरु ने किया है। तो किस गुरु ने किया, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा गुरु अर्जुन देव ने। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। इन निष्कर्ष से पहले कुछ पॉइंट है उनको ध्यान ले लेते हैं। इसमें से लिखा है 10 सिखों के गुरुओं में से गुरु अर्जुन देव ने 5वें सिख गुरु थे। उन्होंने वर्ष यानी 1603 में और 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, यानी कि रचना की। इस ग्रंथ का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसको भी आप याद रखिए, गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन था उनके द्वारा आदि ग्रंथ इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस साल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। किस साल की गई थी, 1911 में की गई थी, 1910 में की गई थी, 1912 में की गई थी, या 1915 में की गई थी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा 1911। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष से बढ़ने पहले कुछ पॉइंट को देखते हैं। इसमें से लिखा गया है कि 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें से इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की क्या की घोषणा की, और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को भी रद्द करने की घोषणा हुई। भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, जो तुरंत बनाए गए थे, जो तत्कालिक थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। आपके सामने ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर नेक्स्ट आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही जी हाँ दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा सुभाष चंद्र बोस। कुछ फैक्ट पॉइंट है, यानी कि 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, और ये दोस्तों नाम इतना प्रचलित हुआ कि दोस्तों राष्ट्रपिता का नाम अभी तक दोस्तों बरकरार है, इसको अभी भी राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ। तो किस तिथि से शुरू हुआ, 26 अप्रैल से, 11 मई से, 10 मई से, 16 मई से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों 10 मई से। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट पॉइंट क्या देखें दोस्तों, इसमें से दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को की थी। इसको शुरुआत मेरठ से मंगल पांडे ने की थी, यही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था। तो इसमें से क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका मेन क्या कारण था ये आपको बताना है। तो इसमें से यानी कि रॉलेट एक्ट था, वार्निकुलस प्रेस्ट अधिनियम था, जन सुरक्षा अधिनियम था, या सशस्त्र अधिनियम था। तो दोस्तों इसका जो रॉलेट एक्ट कानून ला रहे थे वो जलियांवाले हत्याकांड का जो मेन कारण था, क्योंकि वहाँ पर लोग सभा बनाने गए थे, इकट्ठा होने गए थे और इसका विरोध करने गए थे रॉलेट एक्ट कानून का। तभी दोस्तों जनरल डायर ने दोस्तों गोली मार के लोगों की हत्या की। अब दोस्तों रॉलेट एक्ट क्या है, यानी कि रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 में लाया गया था। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट को विरोध करने के लिए भारत की जनता जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए थे। तभी दोस्तों यानी कि जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलाई थी निहत्थी भीड़ पर। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष हमारा आता है निष्कर्ष यानी कि निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो किसने की थी, यानी कि जमुना लाल बजाज ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, मदन मोहन मौलवी ने। तो दोस्तों जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी दोस्तों, यानी कि वाराणसी में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी वो एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पहले देखते हैं क्या की पॉइंट कब स्थापित किया। एनी बेसेंट के द्वारा दोस्तों 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 21 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न है कि एक मिनट दोस्तों, यानी कि 21 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है। किससे लिया गया? आनंद मठ से, यानी दुर्गेश नंदिनी से, गोदान से, विश्ववृक्ष से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों वंदे मातरम लिया गया है दोस्तों, वो आनंद मठ से लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आनंद मठ। दोस्तों इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आनंद मठ दोस्तों उपन्यास के रचयिता ये बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय हैं। उन्होंने वंदे मातरम भारत की माता की प्रशंसा में लिखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत? चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना, या फिर दोस्तों जो भारत पाक या माउंट बेटन योजना, या दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव योजना। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, जो भारत पाकिस्तान विभाजन होता था दोस्तों, वो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी कि व्याख्या है, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को पेश किया गया था और इसी योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, या मद्रास अधिवेशन 1906, या दोस्तों बॉम्बे अधिवेशन 1904। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों सही होगा, यानी कि दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1906। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न पढ़े, यानी कि 1906 में कलकत्ता या कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर इसके बाद यानी 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर 1857 के विद्रोह का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों मद्रास में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, या अवध में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा आप सभी जानते हैं, मेरठ में हुआ था। मेरठ की तरफ ही अवध पड़ता है, तो दोस्तों ये अवध में हुआ था। इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था वो दोस्तों वो अवध के लोगों पर हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, गणपति का त्यौहार 1893 में निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, विनोबा भावे ने, लाला लाजपत राय ने, या नाना पाटिल ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पहले थोड़ी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है दोस्तों, गणेश उत्सव को पुनर्जीवित करने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 1893 में उन्होंने इस को मनाने की पुनः शुरुआत की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए। कम से कम पूछा गया है, तो यानी कि 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों हमारा 35 वर्ष। एक मिनट दोस्तों, यानी कि 35 वर्ष। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में किसने लोकतंत्र के लोगों को, यानी किसने लोकतंत्र को लोगों के लिए द्वारा लोगों के लिए शासन बताया गया है। तो किसने कहा था, यानी कि विंस्टन चर्चिल ने, जॉर्ज बुश ने, मार्टिन लूथर, या अब्राहम लिंकन ने। तो आई थिंक इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो अब्राहम लिंकन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि अब्राहम लिंकन का दोस्तों कहाँ के थे। ये दोस्तों अमेरिका, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति है। देखिए 16 नंबर के, ये भी कभी पूछ रहा किस नंबर के राष्ट्रपति, 16 नंबर के। लगातार कई असफलताओं के बाद उन्होंने 51 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति चुनाव जीता और 6 नवंबर 1860 को अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। यानी कि 10वें, एक मिनट दोस्तों, यानी कि 10वें 1 मिनट, यानी कि 10वें, यानी कि दोस्तों 10वें, 12वें, 9वें, प्रथम। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, वो यानी कि प्रथम अनुसूची के तहत जोड़ी गई थी, यानी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें से कुछ दिया गया की पॉइंट, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1991 में 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्याय के समझ चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रथम संविधान संशोधन इसमें से कुल 13 कानून शामिल किए गए और इनकी संख्या 284
राशि हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि यानी कि भारत संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा कौन सा, यानी कि लोकसभा, ऑप्शन डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि किस अधिनियम का भारत संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तो किस अधिनियम के तहत, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, या फिर दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, या भारत शासन अधिनियम 1915, या भारत शासन अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को पूछा गया है वो देख लेते हैं हम कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो दोस्तों सुप्रीम यानी कि दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही लेगा, यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की कोई उचित व्यक्ति। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो मुख्य न्यायाधीश लेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न आता है। 1 मिनट दोस्तों। तो क्वेश्चनों को हम 30 यानी कि दोस्तों 31 यानी नंबर तक रखते हैं, 30 नंबर तक रखते हैं। 20 मिनट का वीडियो बन चुका है तो आई थिंक क्वेश्चनों को अपने यहीं करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा, छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे क्वेश्चन लेते आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसी के 100 क्वेश्चन हैं तो मैं 100 क्वेश्चन को अगले यानी वीडियो एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। अगर वीडियो आपको बड़े अच्छे लगते हैं बड़े में हम कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।